नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट 2021 28 नवंबर को होना निर्धारित है, हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन की घटना चक्र बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर्स को पढ़ लिया था। इसी क्रम में हम लोग आज पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता नामक चैप्टर को यहाँ पढ़ेंगे, देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पर्यावरण अध्ययन के पिछले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देखिए। बिना टाइम गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण, बी ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक पर्यावरण, सी ऑप्शन है मानव निर्मित पर्यावरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो पर्यावरण होता है वह प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, समाज सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है और मानव निर्मित पर्यावरण होता है। यह जो मानव निर्मित पर्यावरण है या इस समाज सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्या हैं? ए ऑप्शन है लोगों के स्वास्थ्य का खतरे में पड़ जाना, बी ऑप्शन है मानव निर्मित पर्यावरण का खतरे में पड़ जाना, सी ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण का खतरे में पड़ जाना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें लोगों का व्यवहार उनके भौतिक पर्यावरण को कुछ इस प्रकार प्रभावित करता है कि उनका अपना स्वास्थ्य, दूसरे लोगों का स्वास्थ्य और निर्मित पर्यावरण अथवा मतलब जैसे कि प्राकृतिक व्यवस्थाएं जो हैं जो खतरे में पड़ जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में ईंधन व चारे की कमी किस कारण से हुई? ए ऑप्शन है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण, बी ऑप्शन है फलों की अत्यधिक उपयोगिता के कारण, सी ऑप्शन है पर्यटन के कारण, डी ऑप्शन है जल की अत्यधिक उपयोगिता के कारण। तो हिमालय क्षेत्र में जो है ईंधन व चारे की कमी किस कारण से हुई, इन 4 कारणों में से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि पता है कि वृक्षों की जब अंधाधुंध कटाई होगी तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, और जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो जो है किस चीज़ की कमी हो जाएगी? ईंधन की कमी हो जाएगी और चारे की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का क्षरण क्यों होता है? ए ऑप्शन है भारी वर्षा के कारण, बी ऑप्शन है अत्यधिक चारण के कारण, सी ऑप्शन है वृक्षों की कमी के कारण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, मिट्टी का क्षरण जो है भारी वर्षा के कारण भी होता है। भारी वर्षा जब होती है तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह वर्षा जो है अपने साथ वर्षा का जल जो है बहा ले जाता है, जिसके कारण मिट्टी का क्षरण हो जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है वृक्षों की कमी भी जो है तथा पशुओं द्वारा अत्यधिक चारण भी मिट्टी की क्षरण में योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ए ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी ऑप्शन है श्वसन के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। देखते हैं, जरा जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है। जो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है इसमें होता क्या है कि पौधे जो है पौधों के जो हरे भाग होते हैं वह सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, और वायु से ली गई जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भूमि होती है, मृदा जो होती है, मिट्टी से शोषित जल लेते हैं मिट्टी से, और शोषित जल द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन को जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है वह होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और इसके द्वारा ही पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है समुद्र एवं वन, सी ऑप्शन है
घास का मैदान, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, जैसे कि तालाब, समुद्र एवं वन, घास का मैदान। अब पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो प्राणियों की जब जहाँ अंतःक्रिया जिन निर्धारित क्षेत्रों में होती है उन्हें ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे गांव का जो तालाब होता है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, या इसका एक उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। बाकी समुद्र, झील, वन, खेत और घास के मैदान, एक्वेरियम वगैरह जो है ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के कितने घटक हैं, इसमें दोस्तों ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, सी और डी। ए ऑप्शन है 2, मैं यहाँ पे इससे लिख दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 3। तो पर्यावरण के पूछ रहा है कि कितने घटक हैं। तो दोस्तों पर्यावरण के जो है मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। कैसे होते हैं 2 जो होते हैं प्रकार, उनको देखते हैं। एक होता है जीवी घटक, एक होता है जीवी घटक, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। एक होता है जीवी घटक, जीवी घटक होता है, और दूसरा होता है जीवेतर घटक। दूसरा घटक होता है जीवेतर घटक। ये 2 घटक जो है प्राकृतिक पर्यावरण के घटक होते हैं। इन घटकों में जो है अपने में और एक दूसरे के साथ हुई अंतःक्रिया से पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइटम के संदर्भ में सही कथन है। ए ऑप्शन है ये सूक्ष्म जीवी हैं, बी ऑप्शन है इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, सी ऑप्शन है ये प्रायः जलीय या नम स्थानों पर मिलते हैं, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डाइटम जो है इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डाइटम ऊपर दिए हुए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। डाइटम सूक्ष्मजीवी होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, और ये प्रायः जलीय या नम स्थानों पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बॉस इंडिका, ऑप्शन नंबर बी होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर सी पैंथेरा लियो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भूमंडल, ऑप्शन नंबर बी है जलकण, ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी है जलमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसको कहते हैं वायुमंडल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के जो चारों तरफ विद्यमान जो गैसें या वायु के समूह को जो वायुमंडल कहते हैं, इसमें जो गैसें होती हैं या गैसों के समूह होते हैं उनमें जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तथा अन्य भी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक है। ए ऑप्शन है यौगिक है, बी ऑप्शन है तत्व है, सी ऑप्शन है मिश्रण है, डी ऑप्शन है विद्युत अपघट्य है। तो वायु क्या है? तो दोस्तों वायु जो है एक मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिश्रण होता क्या है? मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जो है, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में, मतलब कि उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, साधारण रूप से मिश्रित होते हैं या मिले हुए होते हैं। वायु भी जो है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है, और यह मिश्रण जो है कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ चला गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ए ऑप्शन है जी टेलर ने, बी ऑप्शन है DR स्टोदर्ट ने, सी ऑप्शन है ट्रांसले ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का, वह ट्रांसले ने दिया था। यहाँ ट्रा नहीं होगा, ट्रांसले होगा। किसने दिया था? ट्रांसले ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं। ये जो ट्रांसले भाई साहब थे, इन्होंने 1935 में
या जो कॉन्सेप्ट दिया था पारिस्थितिकी तंत्र का 1935 में, 1935 में, ध्यान रखिएगा, कभी कभी सन भी ईयर भी पूछ लिया जाता है। 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी थी इन्होंने, और इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र जो है भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, और इसकी जो संरचना होती है, रचना होती है, वह दो घटकों से होती है, जैविक और अजैविक घटकों से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेट ने इसकी रचना के दो घटक बताए हैं, एक जैविक घटक बताया है और एक अजैविक घटक बताया है, जैविक और अजैविक दो घटक बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो ए है तालाब, बी ऑप्शन है खेत, सी ऑप्शन है वन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन कृत्रिम परितंत्र है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खेत, ऑप्शन नंबर बी। ये खेत जो है ये कृत्रिम परितंत्र है। अच्छा, कृत्रिम परितंत्र जो होते हैं वह जो है मानव निर्मित होते हैं। तो खेत ये उदाहरण कृत्रिम परितंत्र का है, और ये जो तालाब और वन और झील और पर्वत, ये सब जो है ये प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं, प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, तालाब, वन, झील, पहाड़, ये सब प्राकृतिक परितंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ए ऑप्शन है सी पार्क ने, पार्क ने, बी ऑप्शन है जोसेफ फोरियर ने, सी ऑप्शन है एल जेबलर ने, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी कर लीजिए, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ फोरियर। देख लेते हैं इसके बारे में एक बार। देखिए, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वह इसके द्वारा जो है किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो मौजूद गैसें होती हैं, वो गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के जो उनका टेम्परेचर या ताप होता है उसको अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। तो विश्वव्यापी ताप प्रवृत्ति के पीछे जो कुछ गैसें होती हैं जो उनका ताप जो है अपेक्षाकृत अधिक बनाती हैं, उनमें से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, और मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसके मुख्य उदाहरण हैं, जो कि वातावरण की ऊष्मा को सोख लेते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हुई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ। और जो जोसेफ फोरियर थे, इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी, और कब दी थी? 1824 में। यह भी ध्यान रखिएगा, 1824 में इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस सेशन में इतने क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों के लिए जो यूपी टेट 28 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए पर्यावरण अध्ययन विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इन क्वेश्चंस का 30 नंबर में। इनमें से एक नंबर जो है ये टॉपिक आपका पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं इसकी उपयोगिताएं ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे क्वेश्चन आपको यूपी टेट एग्ज़ाम में। अगर आपको ये सेशन आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल रहा हो तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञानधारा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।